अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायमेंशन को डिफ़ाइन किया था और साथ साथ डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशनल फार्मूला को लेकर था। और लास्ट में हमने डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में से फर्स्ट एप्लीकेशन को, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन की है, वो पढ़ा था। और आज हम उसकी सेकेंड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। वो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? वो ये है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फार्मूला। फार्मूला की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस को जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इक्वेशन या फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का एज अ होल यानी इक्विलिटी के बोथ साइड्स, यानी हम कह सकते हैं कि LHS एंड RHS दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का। अब ये एक एक्सप्रेशन है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक x की जो डायमेंशन है वो बराबर होगी y की डायमेंशन और साथ में z की डायमेंशन। अब इसका ये मतलब नहीं कि y की डायमेंशन और z की डायमेंशन को हम ऐड करके इससे जो डायमेंशन आएगा वो x के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि इक्विलिटी के दोनों साइड जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ पर इक्विलिटी के दोनों साइड, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो 2 टर्म्स है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 1 टर्म्स है, यानी इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। इसका डायमेंशन और साथ में z का डायमेंशन, इन तीनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम किसी भी फार्मूला की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Et। ये इक्वेशन हमें गिवन है। हमें सिर्फ ये दिया है कि Vf जो है ये फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन है और T टाइम है। अब हम इसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है इसके बोथ साइड्स जितनी भी टर्म्स है उन तमाम टर्म्स का डायमेंशन जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें Vf गिवन है। तो Vf क्या है? ये वेलोसिटी है। अब तुम सोचो कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। अब मीटर पर सेकेंड यानी यूनिट से हम डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। तो Vf का डायमेंशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड LT इनवर्स। ये Vf यानी फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें Vi प्लस Et। अब Vi ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, यूनिट से डायरेक्ट लेको LT इनवर्स प्लस एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा LT इनवर्स स्क्वायर। अब साथ में टाइम जो है इसका डायमेंशन ये T। अब हम लिखते हैं LT इनवर्स प्लस ये बन जाएगा LT इनवर्स, ये स्क्वायर है और इसका ये +1 हो जाएगा। तो हम फाइनली लिखेंगे LT इनवर्स प्लस ये बन जाएगा L -2 + 1 से LT ये इनवर्स बन जाएगा। अब अगर हम LHS और RHS इन दोनों को कंपेयर करें, LHS और RHS को कंपेयर करें
तो यहाँ पर भी एल टी इनवर्स डायमेंशन आ रहा है, यहाँ पर भी एल टी इनवर्स और यहाँ पर भी एल टी इनवर्स। यहाँ पर मैंने जो बात समझाई थी कि y और z इन दोनों के डायमेंशन को ऐड करके इससे जो डायमेंशन आता है वो x के डायमेंशन के बराबर, इसका ये मतलब नहीं है जितनी भी टर्म्स है उन तमाम टर्म्स का डायमेंशन आपस में इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल टर्म था वी एफ, उसका डायमेंशन, और यहाँ पर दो टर्म है, बीच में एडिशन है, प्लस है, तो वी आई का डायमेंशन और ई टी का डायमेंशन ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो तमाम टर्म्स के डायमेंशन आपस में इक्वल है, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, उसकी यूनिट मीटर है, मीटर किसकी यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा L इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई क्या है, मीटर पर सेकेंड, अभी डायमेंशन लेकर था एल टी इनवर्स, और साथ में ये टी हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 1/2 आपकी मर्जी, अगर इसको छोड़ देते हो तो छोड़ो, अगर लिखते हो तो लिखो, क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि इक्वलिटी के बोथ साइड डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। कांस्टेंट का जिक्र हम नहीं करते, प्योर नंबर का हम जिक्र नहीं करते। ये सारी लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, इस पर एक अलग सी वीडियो लेक्चर होगी, उसमें मैं कंप्लीटली समझाऊंगा कि प्योर नंबर, कांस्टेंट, ई पावर, ln ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो हम बाद में समझाएंगे। अब आपकी मर्जी, 1/2 नहीं लिखते हो तो बस छोड़ दो, 1/2 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमने डायमेंशन को सिर्फ चेक करना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एल टी की पावर -2 और साथ में ये टी स्क्वायर है, तो एल इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एल आ जाएगा, प्लस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एल आ जाएगा। अब एल में हम एल को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डायमेंशन है, यानी डायमेंशन किससे आता है, यूनिट से आता है। इसकी जनरल एग्जांपल इस तरह है, अगर हम कहें कि 5 kg प्लस 3 kg, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हैं, हम लिखते हैं कि ये इक्वल है 8 kg की, पर हम यूनिट को ऐड नहीं करते कि kg प्लस kg से 2 kg लिख देते हैं, सिर्फ वही यूनिट लिख देते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, 5 kg माइनस 3 kg, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 - 3 इससे आ जाएगा 2 और साथ में वही यूनिट लगा देते हैं। तो इस तरह ये सिर्फ डायमेंशन है जो कि यूनिट से हासिल होता है। तो ये भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन और ये भी डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन आपस में सेम आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आपस में इक्वल, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम की। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो रिलेशन है वो है 2 पाई L डिवाइडेड बाई G अंडर दी रूट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों के डायमेंशन को चेक करना है। अब यहाँ पर ये 2 पाई है, ये 2 पाई कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे। तो टी का डायमेंशन क्या है, वो है टी, हम लिख देते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई को हमने छोड़ दिया, एल लेंथ है डिवाइडेड बाई जी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फर्दर हम इसको लिखेंगे एल, इसको ऊपर उठाने से ये बन जाएगा टी स्क्वायर और नीचे ये एल रह जाएगा, ये एल आपस में कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट को हमने छोड़ दिया, तो ये अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर दी रूट ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो T इज इक्वल टू, ठीक है, तो दोनों साइड का डायमेंशन आपस में इक्वल आ गया, तो हम कहते हैं कि डायमेंशनली सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको आप इस तरह लेके, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई L डिवाइडेड बाई जी होल की पावर 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन जो है वो T है, 2 पाई को हमने छोड़ दिया, L लेंथ डिवाइडेड बाई जी लेंथ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये होल की पावर 1/2 आ जाएगा। तो फर्दर हम लिख सकते हैं ये L टी स्क्वायर ऊपर चले जाने से तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे L हम लिखेंगे 1/2, तो L की पावर 1/2, यहाँ भी L की पावर 1/2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम लेके L की पावर 1/2, ये बन जाएगा टी स्क्वायर क्रॉस 1/2, नीचे बन जाएगा L की पावर 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ T रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आपस में इक्वल, तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन जो है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसी डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है वो थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का डिराइवेशन ऑफ ए फार्मूला, यानी डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वांटिटी के लिए रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। डिराइवेशन ऑफ ए फार्मूला, अब इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके लिए आप रिलेशन को डिराइव करना चाहते हैं, पर आपको सिर्फ इतना मालूम है कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, वो फैक्टर सिर्फ आपको मालूम है, बाकी आप उस क्वांटिटी के लिए जो रिलेशन है वो आपको मालूम नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स मालूम है। अब जब फैक्टर्स मालूम है कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम उस क्वांटिटी के लिए रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल लेते हैं, ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m, इसकी जो वेलोसिटी है वो है v वेलोसिटी के साथ वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। अब हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है तो सर्कुलर पाथ में रोटेशन के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc, सिर्फ हम ये जानते हैं कि ये मास ऑफ द पार्टिकल पर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंडेंट है, इन तीनों पर ये डिपेंड करता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, बाकी हमें कुछ मालूम नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिलेशन क्या है, सिर्फ ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंडेंट है, सिर्फ ये फैक्टर्स हमें मालूम है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके इन फैक्टर्स की मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिलेशन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है मास पर, पावर में हम A लगाते हैं, हम A इस वजह से लगाते हैं कि हमने इन पावर्स की वैल्यूज़ मालूम करनी है, ये वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उस हिसाब से हम उसको ऊपर या नीचे लगाएंगे। अब जब आगे हम जाके तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। हम ये कहते हैं कि F जो है ये डिपेंडेंट है वेलोसिटी पर, v/b लिखते हैं, यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये डिपेंडेंट है रेडियस ऑफ द सर्कल पर, r/c लगाते हैं। अब अगर इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं m/a v/b r/c। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, इसकी जगह हम कांस्टेंट k पुट करते हैं, m/a v/b r/c, ठीक है ना।
अब हमने ई बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक इस रिलेशन के बोथ साइड्स के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अब जब डायमेंशन इक्वल होंगे हम उसके डायमेंशन लगाएंगे, तो साथ में हम उसके पावर को कंपेयर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके इन पावर्स की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स किसके बराबर है? एम ए के। एम क्या है? मास। ए की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये है फोर्स का डायमेंशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स के डायमेंशन को m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 इज इक्वल टू। अब ये k जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। किसी अदर मीन से हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। हम कहते हैं कि k की वैल्यू जो है वो 1 है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लिखते। बकाया है ये मास m, तो हम लिख सकते हैं m पावर a। मास है, उसकी जो सिंबल है फिजिकल क्वांटिटी m, कैपिटल M, वो लिख देते हैं। यहाँ पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं मीटर लेंथ, और ये बन जाएगा t पावर -1। तो हम लिखेंगे l t पावर -1 की पावर b। ये है r। r क्या है? रेडियस। यूनिट क्या है? मीटर। तो डायमेंशन आ जाएगा l। तो हम लिख सकते हैं l पावर c। तो लेफ्ट हैंड साइड में m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, राइट हैंड साइड में m पावर a, ये आपके पास आ जाएगा l पावर b और ये t पावर -b। यहाँ पर आ जाएगा l पावर c। अब फर्दर हम लिखेंगे m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 इज इक्वल टू m पावर a। सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये भी l पावर b, ये l पावर c सिमिलर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे l पावर b प्लस c, और ये है t पावर -b। अब बोथ साइड्स के हम पावर को, यानी ये पावर जो है a, b और c, इन तीनों की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। उसको वैल्यूज़ को हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। सिमिलर क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें m पावर a को m पावर 1 के साथ, तो इससे पावर की वैल्यू a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। सिमिलर डायमेंशन या सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू 1। इसी तरह l पावर b प्लस c ये बराबर हो जाएगा l पावर 1 के। तो उसके पावर्स को हम लिख सकते हैं कि b प्लस c इज इक्वल टू 1 के। अब ना हमारे पास b की वैल्यू है और ना c की वैल्यू है, फ़िलहाल छोड़ देते हैं, नाम देते हैं a का। अगर हम t पावर -2 को कंपेयर करें t पावर -b, यानी सेम क्वांटिटीज़ है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। -b बराबर हो जाएगा -2 के माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 2 के बराबर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम b की वैल्यू पुट करें, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 के, तो इससे आ जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 के। तो हमारे पास पावर्स की a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 हासिल हुई। अब इन वैल्यूज़ को, पावर्स की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, ये है k m पावर 1 v पावर b की वैल्यू है 2 और r पावर c की वैल्यू है -1। जिस तरह मैंने पहले स्टेप में कहा कि हम e b c इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हो सकता है कि इनमें से किसी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, किसी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए।
अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर, अगर नेगेटिव हो तो हम उसको नीचे ले आएंगे। तो इस तरह r की पावर माइनस में आ गई तो इसको हम नीचे ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू k, ये बन जाएगा mv², इसको नीचे लाने से ये r। तो f इज इक्वल टू k mv² डिवाइडेड बाई r। अब किसी अदर मीन से k की वैल्यू फाइंड करते हैं कि k की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। तो इस तरह हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन को डिराइव किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को हम इस्तेमाल करते हैं डिराइवेशन ऑफ ए फार्मूला किसी भी क्वांटिटी के लिए जो कि सिर्फ हमें ये मालूम हो कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हमें मालूम हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके उस क्वांटिटी के लिए हम रिलेशन को या फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन थे। अब एक और एप्लीकेशन भी है, बाज़ किताबों में लिखी है और बाज़ में नहीं, कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन है वो आपको आता है पर उसमें जो पावर इन्वॉल्व है उस पावर में आपको कन्फ्यूजन है। तो ऐसी रिलेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू दोबारा डिराइव कर सकते हैं ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ सी इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स का ये जो रिलेशन है उसमें आप कंफ्यूज है कि mv² है और mv³, इसमें आप कंफ्यूज है। पावर में आप कंफ्यूज हो कि v पर स्क्वायर है या v पर क्यूब है या v पर स्क्वायर और क्यूब कुछ भी नहीं, अब भूल गए हैं। तो ऐसे केसेस में हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके इसी तरह और तो हम उसके लिए रिलेशन दोबारा से डिराइव करेंगे, फिर हमारे पास करेक्ट रिलेशन आ जाएगा कि v पर पावर क्या है, 1 है या 2 है या 3 है। तो ये थी एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उस फॉरगॉटन रिलेशन पर भी बात करेंगे और साथ में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किन चीज़ों के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है और किन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। बहुत सारी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन पर भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।